नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रहित पर जब निजी हित हावी हुआ तो अपरिहार्य कारणों से पाकिस्तान नामक राष्ट्र का विश्व के मानचित्र पर अलग से एक बदसूरत चित्र उभरा। नफरत की पैदाइश इस देश में बनने के बाद भी यह खत्म होने की जगह और बढ़ गई, क्योंकि नफरत, हिंसा, स्वार्थ, धर्मांधता, बलात्कार जैसे कारणों ने ही इस देश की नींव रखी थी। पूरे देश में ये बुराइयां इस कदर सन गई थीं कि इन्हें अपने अभिव्यक्ति का कोई मार्ग तो ढूंढना ही था, और यह मार्ग मिला वर्तमान बांग्लादेश के बनने के समय। सन 71 की पटकथा। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के खराब संबंध कोई नई बात तो नहीं थी। हर एक मौके पर पूर्वी पाकिस्तान खुद को ठगा महसूस करता था, जबकि वह भी पाकिस्तान ही था। वहाँ गरीबी अत्यधिक थी। फिर भी पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को समकक्ष न रख अपने उपनिवेश जैसा सलूक करता था, और पाकिस्तान का यही एटीट्यूड आज भी बलूचिस्तान आदि प्रांत में है। अर्थात पाकिस्तान का सही अर्थ है पंजाब, वो पंजाब ही पाकिस्तान है। शेष प्रांत और वहाँ के लोगों से इनका सदा ही सौतेला व्यवहार था। बहरहाल पश्चिमी पाकिस्तान के ऐसे व्यवहार के बीच पूर्वी पाकिस्तान में भोला नामक तूफान आया। इस तूफान की तीव्रता अभूतपूर्व थी, जिसने कुछ ही दिनों में वहां ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते 5 लाख से ज़्यादा लोगों के प्राण चले गए। इस ऐतिहासिक विनाशकारी तूफान ने वैसे ही बांग्लादेश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उस पर पश्चिमी पाकिस्तान के उदासीन रवैये ने कोड़ में खुजली का काम किया। लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। ढाका अखबार के अनुसार भोला तूफान के बाद यूएसए सहायता देने को तैयार था, पर बदले में चटगांव में एक नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता था। अर्थात यूएसए भीषण मौत पर भी दलाली के मौके ढूंढ रहा था। ऐसे असंतोष भरे माहौल में कुछ ही समय बाद जब संयुक्त पाकिस्तान में आम चुनाव कराया गया, बांग्लादेशियों ने अपना सारा गुस्सा शेख मुजीबुर रहमान को प्रचंड मतों से जिताकर निकाला और यूएसए की दलाली का मौका छूट गया, जिसे यूएसए अब तक नहीं भूला। कहीं न कहीं अपना सैन्य बेस बनाने के ही जुनून में हाल फिलहाल शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, जबकि खुद को यूएसए डेमोक्रेसी का दुनिया का सबसे बड़ा पैरोकार मानता है। खैर, अब जब मुजीब प्रचंड मतों से जीत चुके थे तो इसका सीधा सा मतलब था बंगालियों की सरकार बनेगी। यह बात पंजाबी डोमिनेंट वाले सेना वाले पश्चिमी पाकिस्तान को हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि बंगालियों की सरकार नहीं बनने दिया जाएगा। बस सारे फसाद की शुरुआत इस एक तुगलकी निर्णय से हुआ। आम चुनाव को धता बताते हुए यह निर्णय लिया गया कि बंगालियों को एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाएगा, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए कुख्यात ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की गई। इस ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया टिक्का खान को, जिसने उस समय से पहले जितने दुर्दांत अत्याचारी हुए इन सबको अपने कुकर्मों से शर्मसार कर दिया। उसने इतनी हिंसा की, इतनी ज़्यादा हिंसा की कि उसे द बूचर ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। अब हम ऑपरेशन सर्च लाइट को विस्तार से देखते हैं। ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक ने अपनी पुस्तक मैंने ढाका डूबते देखा में वर्णन किया है, और ध्यान रहे ये खुद पाकिस्तानी सेना से थे, कि 25 मार्च 1971 को ढाका यूनिवर्सिटी पर रॉकेट लॉन्चर्स आदि जैसे हैवी वेपन्स से हमला शुरू हुआ, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल्स की शरणस्थली थी। यहाँ 200 छात्रों, 333 कर्मचारियों, 20 रिसर्चर्स की निर्मम हत्या कर दी गई, ताकि देश के टॉप के विचारकों को खत्म कर किसी भी तरह वैचारिक क्रांति को रोका जा सके, जो ऑलरेडी पनप चुका था। अर्थात अलग देश की मांग, वह भी बंगाली अस्मिता के साथ। फिलॉसफी के प्रख्यात प्रोफेसर गोविंद चंद्र देव की नृशंस हत्या कर दी जाती है। शराफत अली, अनुद्वैपायन भट्टाचार्य, ज्योतिर्मय गुहा, अताउर रहमान, फजलुर रहमान आदि इसी लिस्ट में हैं, जिनकी हत्या कर दी जाती है। यही कारण है कि 25 मार्च को बांग्लादेश का नरसंहार दिवस मनाया जाता है। इन सुव्यवस्थित हमलों में पाकिस्तान सेना का साथ आतंकी संगठन अल बद्र, जमात इस्लामी और बिहारी मुसलमान दे रहे थे। निश्चित रूप से अमेरिका व उसके अलाइज, जो विश्व को मानवता व मानवाधिकार का पाठ पढ़ाते थकते नहीं थे, भी इन बातों को अनदेखा कर पाकिस्तान का ही साथ दिया, जो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान में यूएसए के कौंसिल जनरल श्री आर्चर के ब्लड, जो लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम रोजर्स को इन भयावह स्थितियों के बारे में टेलीग्राम के माध्यम से अवगत कराते रहे, ताकि इन सब के अगेंस्ट अमेरिका क्लियर स्टैंड ले, वो हिंसा रुके। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन
ने केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया कि उस समय का जियोपॉलिटिक्स का समीकरण बिगड़ जाएगा, और इसी समीकरण के आड़ में याह्या खान ने अपने ही देश व देश के लोगों को काल के गाल में मरने के लिए झोंक दिया। यहाँ जियोपॉलिटिक्स के समीकरण का संबंध शीत युद्ध से है, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। खैर, आर्चर के यही टेलीग्राम्स को द ब्लड टेलीग्राम्स कहते हैं। रमना काली मंदिर या कालीबाड़ी की घटना। यह मंदिर 500 वर्ष पुराना था, जो 120 फुट ऊंचा व 2 तल का था। इसके आसपास करीब 250 हिंदू परिवार रहते थे। 27 मार्च 1974 को पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अटैक किया, मंदिर तोड़ा, बगल के आनंदमयी आश्रम को विनष्ट कर दिया। वह पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों समेत 100 से अधिक लोगों की जान ले ली। 50 बेजुबान गायों को मार दिया गया। इन गायों ने इनका क्या बिगाड़ा था, यह समझना मुश्किल नहीं है। जब यह हमला किया गया तब यहाँ के लोग इतने भयाक्रांत थे कि जान बचाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। स्त्रियों ने अपने मांग की सिंदूर पोंछ ली और चूड़ियाँ तोड़ ली, लेकिन पाक सैनिकों ने जान लेने की जैसे ठान रखी थी। मंदिर के पुरोहित परमानंद गिरी व अन्य लोगों को भी पहले कलमा पढ़वाया गया, फिर इन्हें तब तक टॉर्चर किया गया जब तक इनका शरीर उसे झेल सके। मरे व अधमरे लोगों को गैसोलीन डालकर एक साथ जला दिया गया ताकि उनका काम जल्द हो सके। ऐतिहासिक पवित्र मंदिर को खंडहर में बदलकर मासूम व निहत्थे लोगों को बेरहमी व निर्दयता से मारकर पाक सैनिकों ने अपने चरित्र को उजागर कर दिया। रेस इम्प्रूवमेंट कैंप्स। पश्चिमी पाकिस्तान का मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान का नस्ल अच्छा नहीं था, जिस कारण वे पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। यह नस्ल वाला वही मामला है जिससे प्रेरित होकर एडोल्फ हिटलर ने लाख यहूदी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष को मारा था, जो जग जाहिर हो चुका था दोस्तों। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में कर रहा था, उसे दबाने के लिए याह्या खान ने पूरी कोशिश की थी, जिस क्रम में सभी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को देश के बाहर कर दिया गया था और नस्ल सुधारने के नाम पर बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस आदि जैसे जगहों पर बंगाली विशेषकर हिंदू महिलाओं को लाया जाता था और उन्हें वहाँ भूखे प्यासे रखा जाता था। और पाक सैनिक दिन में इन महिलाओं से कई बार बलात्कार करते थे। इन यातनाओं से तंग आकर कहीं महिलाएं आत्महत्या न कर लें, इसलिए उन्हें निर्वस्त्र रखा जाता था। ऐसे ही एक कैंप में जब भारतीय सेना पहुंची तो उन महिलाओं ने उनसे हथियार छीनने की कोशिश की, भारतीय सेनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की जान लेने के लिए। यहाँ इस कैंप में 90% महिलाएं प्रेग्नेंट थी। आगे चलकर इसी महिलाओं से 25,000 से ज़्यादा वार बेबीज पैदा हुए। बांग्लादेश की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जो आधुनिक इतिहास में मास रेप की सबसे बड़ी घटना है। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर जेफरी डेविस के अनुसार हर दिन युद्धोपरांत औसतन 100 महिलाओं का गर्भपात कराया जाता था। करीब 9 महीने तक चले इस युद्ध में 30 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पलायन कर भारत आ गए, 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं अनगिनत बार बलात्कार के शिकार हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि यह सब खत्म कितने समय में हुआ और कैसे? भारत का युद्ध में प्रवेश। इस युद्ध में 3 दिसंबर 1971 को भारत औपचारिक रूप से प्रवेश कर गया, वह भी 2 फ्रंट पर, पूर्व व पश्चिम में। जज्बा वाली पाकिस्तानी सेना ने केवल 13 दिनों में अपनी बहादुरी दिखाते हुए 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इस बार पाप या पाक सैनिकों का पाला असली सेना से पड़ गया था। औरतों, बच्चों, मासूमों पर शक्ति दिखाने वाले अब चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह भारतीय सेना के सामने सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। किसी सेना के लिए इससे ज़्यादा कुछ शर्मनाक नहीं हो सकता है। एंथनी मैस्करहंस, जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वह मूल रूप से कर्नाटक के क्रिश्चियन थे, उन चुनिंदा जर्नलिस्ट में एक थे जो युद्ध के दौरान बांग्लादेश गए थे और वहाँ की स्थिति देख वह दहल गए और अपना सब कुछ पीछे छोड़ लंदन चले गए और वहाँ द संडे टाइम्स को दिए गए अपने साक्षात्कार में सारी बातें और पाकिस्तान की हरकतों को उधेड़ कर रख दिया, जिसने सन 71 की घटना दुनिया के सामने आई। इस आर्टिकल का नाम था जेनोसाइड, अर्थात नरसंहार या मानव का दानव रूप। दोस्तों, यह प्रस्तुति बताती है कि हमारे देश का बंटवारा कितना दुर्भाग्यपूर्ण व अदूरदर्शिता। इस अविवेकपूर्ण घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि कम से कम हम अपने देश व संस्कृति को हर स्थिति में
अक्षुण्ण बनाए रखें। धन्यवाद।